नमस्कार, राम राम सभी को। स्मृति कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम कर रहे थे साइंस की क्लासेस और टॉपिक वाइज क्लासेस। उसमें ये अंतिम क्लास है, लास्ट क्लास है। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि हम स्टेनो के लिए स्पेशली राजस्थान की जो जीके है, इंडिया की जो जीके है और हिंदी है, इनकी भी अच्छे क्वेश्चंस लाएं, अच्छे लेवल वाले क्वेश्चंस लाएं जो कि एग्जाम के पैटर्न के अनुसार पढ़ रहे हैं। अभी जो बोर्ड जिस तरह के सवाल पूछ रहा है उस तरह के क्वेश्चंस लाएं। तो इस वीडियो पर आपको कम से कम 50 कमेंट करने हैं। हम ऐसी क्लासेस लेकर आ जाएंगे और लगभग सभी क्लास में हम चाहेंगे थोड़ी क्वेश्चंस की संख्या भी बढ़ जाए। ठीक है दोस्तों, इस क्लास में हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है। देखो, विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, व्यावसायिक इकाई क्या होती है, क्या वाट है, क्या वाट घंटे, क्या किलोवाट घंटे, किलो जूल। देखो, वाट क्या होता है, ये होता है जो वोल्ट होता है, विभव होता है, उसका मात्रक है। वोट घंटे किसका है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। लेकिन यहां पूछा है व्यवसायिक इकाई, तो ये व्यवसायिक इकाई जो होती है किलोवाट घंटा, इसमें मापी जाती है। किसमें मापी जाती है, किलोवाट घंटे में मापी जाती है। और एक जो किलोवाट है उसमें कितने वोट होते हैं, उसमें होते हैं 1 किलोवाट में होते हैं 1000 वोट। अगर आपको कहीं ये भी सवाल पूछ ले तो, है ना। तो ये 1 किलोवाट जो घंटे हैं वही विद्युत ऊर्जा की व्यवसायिक इकाई है। अगला सवाल है, एम्पियर मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है, एम्पियर किसका मात्रक है। क्या प्रकाश तीव्रता का है, क्या नहीं, प्रकाश तीव्रता का मात्रक होता है लक्स। क्या होता है, लक्स या फिर ल्यूमेन प्रति मीटर। लक्स या ल्यूमेन प्रति मीटर किसका मात्रक होता है, प्रकाश की तीव्रता का। और क्या विद्युत धारा का मात्रक है, क्या एम्पियर जो है विद्युत धारा का ही मात्रक है। किसका मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। भाई ये राइट आंसर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विद्युत आवेश का मात्रक है, क्या विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम। चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का भी नहीं है। अगला सवाल है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो, हमें यहां क्या निकालना है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। देखो, Q बराबर जो आवेश होता है, Q बराबर होता है Ne। यहां N है जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या और यह है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। आपने पढ़ा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, यानी 1.6 इंटू 10 की घात -19 किस पर आवेश होता है। ये भाई फिक्स है ये डेटा, ये आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। हमें संख्या निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, संख्या। तो यह संख्या निकालेंगे तो n बराबर, इस e को इधर भेज देंगे तो n बराबर Q अपॉन E। यहां पर कितने कूलाम आवेश है, आवेश कितना कूलाम, 1। तो Q बराबर 1 है, चूंकि Q बराबर क्या है, 1 है। तो हमने यहां मान रखा, Q का मान रख दिया 1, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की घात -19। जब हम ये कैलकुलेशन करेंगे, यहां टाइम नहीं है, कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो हमारे संख्या आएगी 6.25 इंटू 10 की घात 18, और यही आंसर है। एक कूलाम आवेश में ये आवेश होते हैं 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। यहां ऑप्शन में है 1.6 इंटू 10 की घात -19, नहीं, ये तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा होती है। ठीक है, तो जो सेकंड ऑप्शन है ये मैच कर रहा है, सेकंड ऑप्शन ही आंसर है। यहां पर माइनस है इसलिए ये नहीं होगा। अगला सवाल, किसी कारणवश घरों में प्रत्यावर्ती धारा के फेज और न्यूट्रल तारों के आपस में जुड़ जाने से क्या होता है। देखो, जो भी हमारे घरों में बिजली होती है उसमें दो तरीके के तार होता है, एक के अंदर करंट होता है और एक न्यूट्रल होता है। इस न्यूट्रल का काम क्या होता है कि अगर कोई एक्स्ट्रा करंट गई है तो वो वापस उसमें से आ जाए। ठीक है, जब ये दोनों जुड़ जाते हैं, जब एक न्यूट्रल वायर और इसमें भिड़ंत हो जाती है तो क्या होता है, एक्चुअल में शॉर्ट सर्किट होता है। क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। यहां ऑप्शन में है भूसंपर्क दोष। भूसंपर्क दोष क्या होता है, भूसंपर्क दोष होता है कि जो एक्स्ट्रा बिजली आती है उसको हम जमीन में भेज देते हैं। ठीक है, बिजली कड़कना, यहां ऑप्शन में ये आंसर होगा ही नहीं इसका, इसका होगा लघु पतन या शॉर्ट सर्किट। तारों का गर्म करना भी गलत ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो, स्पीडली करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास में। अब 1 महीने हम खींच के चलेंगे भाई। विद्युत अपघटन में प्रयुक्त विद्युत धारा होती है
विद्युत अपघटन में देखो, विद्युत अपघट्य किस में डालते हैं, जैसे कि आपने ये पढ़ा होगा कि विद्युत अपघट्य के रूप में हम सल्फ्यूरिक एसिड को लेते हैं, H2SO4 के रूप में लेते हैं। तो जो बैटरीज होती है, जो सेल होते हैं, उनमें क्या करते हैं, विद्युत अपघट्य काम में लिया जाता है। सेल में क्या होता है, एनोड होता है और कैथोड होता है, और इसमें विद्युत अपघट्य होता है। शुष्क सेल आता है, सीसा संचायक सेल आता है ना, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। एनोड पर पॉजिटिव होता है, कैथोड पर नेगेटिव होता है आवेश, और यहां इसमें विद्युत अपघट्य भरा होता है। सेल से जो धारा ली जाती है वो कौन सी ली जाती है, डीसी ली जाती है, एसी। डीसी यानी होता है डायरेक्ट करंट, एसी यानी होता है अल्टरनेट करंट। हमारे घरों में जो भी धारा यूज ली जाती है, जो विद्युत धारा आती है, वो होती है एसी, अल्टरनेट करंट, जिसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। और जो बैटरी के द्वारा, सेलों के द्वारा हम जो धारा काम में लेते हैं उसको बोलते हैं दिष्ट धारा। क्या कहते हैं, दिष्ट धारा या डायरेक्ट करंट या डीसी। तो यहां ऑप्शन में विद्युत अपघटन में प्रयुक्त विद्युत धारा कौन सी होगी, दिष्ट धारा होगी, डीसी होगी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल, विद्युत धारा के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण को क्या कहा जाता है। भाई विद्युत धारा किससे उत्पन्न करते हैं हम, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, किससे करते हैं। ऑप्शन है जनरेटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर और मोटर। देखो यहां क्या होगा, जनरेटर आंसर सही होगा। विद्युत धारा का जब उत्पादन करेंगे तो जनरेटर से करते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर तो धारा की दिशा और धारा का जो तीव्रता है उसको मापने का यंत्र होता है। एमीटर क्या होता है, एमीटर धारा को नापने का यंत्र होता है। और जो मोटर है, मोटर का काम क्या होता है, मोटर तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। पंखे में मोटर लगाते हैं हम, और मिक्सी में मोटर लगाते हैं, वो क्या करती है, वो तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। यहां क्या पूछा है, विद्युत धारा का उत्पादन करना है, तो जनरेटर लगते हैं कि नहीं लगते हैं भाई, जनरेटर से लाइट उत्पन्न होती है ना, विद्युत उत्पन्न होती है। तो यहां ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल क्या है, जब विद्युत क्षेत्र को एक धातु के तार के अनुरूप लागू किया जाता है। कोई धातु का तार ले लिया, उसमें हमने क्या किया, विद्युत क्षेत्र प्रवाहित कर दिया, तो क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं उस विद्युत तार में, और इलेक्ट्रॉन की जो गति है उसके विपरीत धारा बहती है। जैसे मान लो कोई परिपथ ले लिया, ये कोई परिपथ है, यहां कोई बल्ब लगा दिया, ठीक है, यहां कोई कुंजी लगा दी, सी लगा दी, ये कुंजी लगा दी, ठीक है। तो धारा है इसमें प्लस से माइनस की ओर बहती है, धारा धारा प्लस से माइनस की ओर बहती है। ये माइनस का साइन है, बैटरी का साइन है, ये माइनस है, ये प्लस है। धारा जो है वो प्लस से माइनस की ओर बहती है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो माइनस से, इलेक्ट्रॉन अगर बहेंगे तो वो माइनस से प्लस की ओर उल्टे बहेंगे। तो जब भी किसी तार पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो धारा जो है वो इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में बहती है, इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं। ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो गया। दूसरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं, प्रोटॉन विद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ते हैं। पहली बात यह है कि जो आपने परमाणु की संरचना पढ़ी होगी उसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होते हैं लास्ट कक्षा में, लेकिन जो प्रोटॉन होते हैं वो प्रोटॉन क्या है, नाभिक के अंदर होते हैं, तो वो मुक्त अवस्था में नहीं होते हैं, और मुक्त अवस्था में नहीं होने के कारण ये विद्युत क्षेत्र में कहीं भी भाग नहीं लेते हैं। तो ऑप्शन एक ही राइट है, एक और दो दोनों सही नहीं है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में से अर्धचालक के रूप में उपयोग किया जाता है। जो अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं उनमें अर्धचालक के रूप में कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है। सोना तो पूर्ण चालक है, चांदी भी पूर्ण चालक है, प्लेटिनम भी पूर्ण चालक है, अर्धचालक थोड़ी है। ये तो धातुएं हैं, और धातुएं क्या होती है, विद्युत की सुचालक होती है, तो ये तो सुचालक है। सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन क्या है अर्धचालक है। जब हमने धातु अधातु पढ़ी थी वहां पर सिलिकॉन को हमने अर्धचालक बताया था। सिलिकॉन जो है वो क्या है, उपधातु है, और उपधातु में ये किसका काम करती है, अर्धचालक का काम करती है। तो हम जो है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में अर्धचालक के रूप में सिलिकॉन को काम में लेते हैं। ठीक है भाई, डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, ओम के नियम के अनुसार, अब ओम का नियम क्या है, ओम का नियम है कि एक नियत ताप पर, क्या, एक नियत ताप पर किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर वो उसके विभवांतर के क्या होती है, समानुपाती होती है।
यानी V प्रोपोर्शनल I होती है कब? जब हम नियत ताप पर किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करवाते हैं। तो V प्रोपोर्शनल I, या ऑप्शन में V प्रोपोर्शनल I कहीं है क्या? V प्रोपोर्शनल R सही है क्या? V प्रोपोर्शनल R सही नहीं है। ये प्रतिरोध के समानुपाती नहीं होती है। ये किसके समानुपाती होती है? विभवांतर किसके समानुपाती होता है? धारा I के समानुपाती होता है। देखो ओम का नियम भी बता देता हूं। ये जब ये समानुपाती का निशान उठाएंगे तो एक नियतांक लगाएंगे। क्या लगाएंगे? स्थिरांक या नियतांक। देखो फिजिक्स है वो आपको समझनी पड़ती है। फिजिक्स को आपने ये पढ़ा होगा, जब भी ये पढ़ा होगा तो आई आर, ये जो आर है इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, और इसका मतलब होता है प्रतिरोध, रेजिस्टेंट और प्रतिरोध। ठीक है, और इस प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। क्या होता है? ओम। ओम को कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ओम लिख दो या OHM, ओम ये चिन्ह लगा दो, या OHM ओम लगा दो, या ओम लिख दो। ये किसका मात्रक है? प्रतिरोध का मात्रक है। तो V बराबर IR, ये इक्वेशन अभी हमारे बहुत काम में आती है। इसमें ये ध्यान रखना है, V बराबर IR। V यहां पर क्या है? वोल्टेज है, I क्या है? हमारी धारा है, और R क्या है? प्रतिरोध है। क्या है? प्रतिरोध है। अगला सवाल, यहां ऑप्शन सी राइट आंसर है, V प्रोपोर्शनल I। ओम का नियम यही कहता है, V प्रोपोर्शनल I। अगला सवाल क्या है? घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः क्या होता है? ये सवाल ये कह रहा है बेसिकली कि घरेलू जो हम परिपथ बनाते हैं घर में, जब कनेक्शन करते हैं तो श्रेणी क्रम में करते हैं या समांतर क्रम में करते हैं? देखो श्रेणी और समांतर क्रम क्या होता है? जो परिपथ है, जब परिपथ जोड़ते हैं तो जैसे मान लो हमने यहां एक पंखा जोड़ दिया, ये प्रतिरोध के निशान से बता रहा हूं मैं। ये यहां कोई दूसरा उपकरण जोड़ दिया, यहां तीसरा जोड़ दिया, फिर इसके साथ में ऐसे करके 3 उपकरण जोड़ दिए, तो ये एक ही लाइन में लगे हुए हैं, एक ही श्रेणी में लगे हुए हैं, तो इसको तो कह देते हैं क्या? श्रेणी क्रम। इसको तो क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम। और जो घरों में हम काम में लेते हैं वो क्रम कुछ इस तरीके से होता है, समांतर क्रम, मतलब एक दूसरे के समांतर, इस तरीके से कुछ। और इनके इन बिंदुओं पर क्या होता है? वोल्टेज सेम होती है। क्या होती है? वोल्टेज सेम होती है। अब इसका फायदा क्या है? श्रेणी क्रम में अगर दोनों लगा के बताता हूं इसका फायदा क्या है। हम हमेशा घरों में कौन सा लगाते हैं? समांतर क्रम लगाते हैं। यहां हम श्रेणी क्रम लगा देते हैं और ये समांतर क्रम लगा देते हैं। अब क्या है? ये धारा प्लस से माइनस की ओर बहती है। ठीक है, अब इसमें धारा जो है वो बट जाती है यूं। ठीक है, इसमें धारा लग जाएगी, इसमें लग जाएगी, इसमें लग जाएगी। अगर मान लो कहीं यहां कनेक्शन में खराब होगी तो धारा अगर ज्यादा गई तो मान लो ये एक ही उपकरण जलने का खतरा है, इनमें कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन अगर श्रेणी क्रम में लगा दिया तो अगर ये एक उपकरण जलेगा तो ये भी जलेंगे, सारे जलेंगे। इसलिए हमेशा घरों में जो परिपथ है वो समांतर क्रम में लगाया जाता है। घरों में जो है विद्युत तार का जो क्रम है, स्थापन है, वो हमेशा समांतर क्रम में लगाया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा यंत्र है। देखो गैल्वेनोमीटर क्या है? ये विद्युत धारा की तीव्रता मापता है और एक विद्युत धारा की दिशा बताता है कि जो धारा है वो किस दिशा में बह रही है। ये गैल्वेनोमीटर है। परिपथ में विद्युत धारा को मापता है, बिल्कुल सही बात है, विद्युत धारा को मापता है। परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह, यहां प्रवाह बोल दो या विद्युत धारा की तीव्रता बोल दो, बात एक ही है। और दिशा का अभिज्ञान देता है, बिल्कुल ये भी सही है। परिपथ में विद्युत धारा की दिशा को मापता है, ये भी सही है। परिपथ में विभव को नापता है, नहीं, ये गलत है। तो ऑप्शन तीनों सही है, लेकिन यहां पर इस ऑप्शन में इन दोनों को ले लिया तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, क्योंकि विद्युत धारा के प्रवाह और उसकी दिशा दोनों का ज्ञान देता है कौन? गैल्वेनोमीटर। अगला सवाल है, एक विद्युत फ्यूज निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? भाई फ्यूज क्या होता है? फ्यूज तार आपने हमेशा देखा होगा, फ्यूज जुड़ गए, ये सुना होगा। तो फ्यूज तार होता है, उसके अंदर क्या होता है कि एक बहुत निम्न गलनांक का तार लिया जाता है। निम्न गलनांक का मतलब कि अगर उसके अंदर बहुत ज्यादा अगर धारा प्रवाहित हो गई और वो गर्म होते ही क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। जिससे क्या होगा? जिससे आगे के जो उपकरण है वहां तक लाइट पहुंचेगी नहीं, लाइट कट जाएगी, तो फिर उनको क्षति नहीं होगी। तो ये किस पर कार्य करता है? ये गर्म होकर
पिघलता है तो ये तापीय प्रभाव पर काम करता है, प्रकाशीय पर नहीं करता है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करता है, रासायनिक पर भी नहीं करता है और धारा के चुंबकीय प्रभाव पर भी काम नहीं करता है। ये किस पर काम करता है? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर फ्यूज तार काम करता है भाई। अगला सवाल है, विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक क्या है? पहली बात, विद्युत विभव क्या होता है? विद्युत विभव होता क्या है? विद्युत विभव V या बराबर होता है Q अपॉन T। इसका मतलब ये होता है कि एक कूलाम आवेश को, किसको? एक कूलाम आवेश को 1 सेकंड में अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, सॉरी ये नहीं, सॉरी मैं इसमें थोड़ा सा गलत बता दिया। V बराबर Q अपॉन T तो धारा का होता है, V बराबर W अपॉन Q होगा। यहां थोड़ा करेक्शन कर लें, V बराबर W अपॉन Q, ये है विद्युत विभव। इसका मतलब होता है कि किसी एक कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। यहां W क्या है? कार्य। यहां हम एक रख दें तो एक कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। और विभवांतर क्या होता है? दोनों में अंतर एक ही होता है, दोनों का मात्रक भी एक ही होता है, वोल्ट होता है, लेकिन अंतर क्या होता है? VF बोल दो माइनस VI बोल दो बराबर W अपॉन Q। यहां होता है, देखो विभव में जो आवेश है उसको अनंत से किसी बिंदु तक लाया गया है, उसमें किया गया कार्य तो विभव हो गया। अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो किया गया कार्य है वो क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है, यानी विभवों के बीच में अंतर। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में जो कार्य किया गया है वो क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। तो यही अंतर है। और विद्युत विभव वोल्ट का, उसका मात्रक क्या है? वोल्ट है। उसका मात्रक क्या है? वोल्ट, ऑप्शन ए। जूल किसका मात्रक होता है? जूल कार्य का मात्रक होता है। ओम किसका मात्रक होता है? ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। और यहां पर एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का मात्रक होता है। किसका होता है? धारा का मात्रक होता है। अगला सवाल है, विद्युत विभव है। अच्छा, यहां अदिश और सदिश दो राशियां होती है। यहां अदिश तो वो होती है जिसमें उसका परिमाण, यानी परिमाण भी बताए और धारा की दिशा ना बताए। और सदिश होती है परिमाण के साथ साथ में किसी उस चीज की दिशा भी बताए कि भाई इसकी डायरेक्शन क्या है, वो राशि सदिश राशि होती है। तो यहां पर देखो मैं लिख देता हूं, सदिश राशि कौन सी होती है? भौतिकी जो फिजिक्स है उसमें शुरुआत के जो बेसिक कंसेप्ट है उसके अंदर ये चीजें सिखाई जाती है। सदिश राशि में क्या होता है? परिमाण भी होता है प्लस दिशा होती है। और अदिश राशि है उसमें क्या होता है? सिर्फ परिमाण होता है। किसी भी चीज का क्या होता है? परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। तो जो विद्युत विभव है इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। इसमें परिमाण होता है लेकिन इसकी डायरेक्शन नहीं होती है कि ये इस दिशा से इस दिशा में बह रहा है। डायरेक्शन धारा की होती है। तो धारा तो क्या होती है? वेक्टर होती है, यानी सदिश राशि होती है। लेकिन विभव क्या है? विभव अदिश राशि होती है। क्या होती है? कभी अदिश कभी सदिश नहीं, ओनली अदिश राशि होती है। क्या होती है? ओनली अदिश राशि होती है, सदिश नहीं होती है, न तो सदिश न अदिश। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। अगला सवाल, ओम का नियम लागू होता है। ओम का नियम किस पर लागू होता है? केवल धात्विक चालकों पर, अचालकों पर, केवल अधातु चालकों पर, किसी भी चालक पर। देखो ओम का जो नियम है वो होता है धात्विक चालकों पर। किस पर होता है? धात्विक चालकों पर। अचालकों में तो धारा ही नहीं बहेगी तो ओम का नियम कैसे लागू होगा? अधातु चालकों में भी ये लागू नहीं होता है और किसी भी चालक में लागू नहीं होता है। चालक तो बहुत सारी चीजें होती है, अधातु भी चालक होती है, लेकिन उनमें लागू नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ धात्विक चालों में ओम का नियम लागू होता है। ओम का नियम अभी बताया था, V प्रोपोर्शनल I। ठीक है भाई, ये है ओम का नियम। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फ्यूज तार का गलनांक होता है, मैंने पहले ही बताया था कि फ्यूज तार का गलनांक बहुत कम होता है, जिसकी वजह से इसको थोड़ा सा भी अगर बिजली ज्यादा मिली और रेजिस्टेंस इसका ज्यादा होता है, क्या होता है? प्रतिरोध ज्यादा होता है, तो तार गर्म होकर पिघल जाता है। यही तो फ्यूज तार का काम होता है। फ्यूज तार का काम यही होता है कि अगर हम मान लो, कई बार क्या होता है जैसे फ्यूज हट गए तो हम वहां मोटा सा तार लगा देते हैं, तो फिर वो फ्यूज तार किसी काम का नहीं रहा,
फिर वो फ्यूज काम का ही नहीं रहा, क्योंकि वो तार का गलनांक ज्यादा है तो वो गलेगा नहीं और वो पिघलेगा नहीं। तो जिस वजह से हमने फ्यूज तार लगाया था उस चीज के लिए तो ये काम ही नहीं कर रहा ना। तो हमेशा कम गलनांक वाला जो तार है, जो फ्यूज तार स्पेशली आता है ना, उसी को काम में लेना चाहिए। उसका गलनांक क्या होता है, न्यून होता है, सबसे कम होता है। गलनांक क्या होता है फ्यूज तार का, बहुत कम होता है। अगला सवाल है, निम्न में से किस युक्ति में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में किस में बदला जाता है? भाई विद्युत है, ऊर्जा से किसी चीज को घुमाया जाएगा, है ना, उससे उसी को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन है बैटरी। बैटरी क्या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है क्या? नहीं। बैटरी तो क्या करती है, बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। किसको बदलती है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और विद्युत जनरेटर या विद्युत जनरेटर, जनरेटर क्या करता है? जनरेटर तो विद्युत का उत्पादन करता है। जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसको? यांत्रिक को विद्युत में बदलता है। लेकिन हमें क्या पूछा है, विद्युत को यांत्रिक में बदलेगा तो विद्युत मोटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कंप्यूटर नहीं होगा। अब आपको बताता हूं मोटर क्या होती है। विद्युत मोटर, आपने पंखे में मोटर देखी होगी, वो पंखे को घुमाती है, बिजली लेती है, क्या लेती है? विद्युत लेती है, फिर उसको घुमाती है, यानी यांत्रिक ऊर्जा में बदल दी। क्या किस में बदल दी? यांत्रिक ऊर्जा में। तो मोटर का काम क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, एक प्रत्यावर्ती धारा की विद्युत मोटर में, प्रत्यावर्ती का मतलब एसी, मोटर कौन सी है? एसी मोटर है। कुंडली में धारा की दिशा एक बार बदलती है, कुंडली के हर 2 चक्कर में, हर 1 चक्कर में, हर आधे चक्कर में, 1/4 चक्कर में। देखो भाई, जो एसी धारा होती है ना, उसमें ये ऐसे चलती है, ठीक है, यहां धारा हो जाती है पॉजिटिव, यहां नेगेटिव। तो ये एक आधे चक्कर के बाद में क्या होती है? अपनी दिशा बदल देती है। क्या करती है? आधे चक्कर, ये आधा चक्कर, इसके बाद में दिशा बदल दी, फिर आधा चक्कर, फिर दिशा बदल दी। तो जो एसी करंट है और डीसी करंट है, उसमें कोई धारा बदलती नहीं है, उसमें लगातार धारा चलती रहती है। एसी में क्या है? धारा हर आधे चक्कर में क्या होती है? बदलती है। तो किसमें? हर आधे चक्कर में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए, फ्यूज के देखो बहुत सवाल आ रहे हैं, क्योंकि फ्यूज का एक ना एक सवाल तो आपको मिल ही जाता है एग्जाम में, मेन एग्जाम में, इसलिए हमने फ्यूज के लगभग सारे सवाल ले लिए। फ्यूज किसका बना होता है? टिन और लेड का बना होता है। किसका? टिन और लेड, लेड यानी सीसा। टिन और शीशे की एक मिश्र धातु होती है, उसी को कहते हैं फ्यूज तार। तो जब भी पूछ ले फ्यूज तार में कौन कौन सी धातुएं होती है, तो टिन और लेड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? मैंने बताया था अभी, वॉट में मापते हैं। देखो वोट, वोल्टेज, है ना, ये अलग अलग चीजें। तो यहां ऑप्शन 1 है वोल्टेज, 2 है वोल्टेज, ओम, एम्पियर। एम्पियर तो किसको नापता है? धारा को नापता है। किसको नापता है? धारा, ओनली विद्युत धारा को। ओम प्रतिरोध का मात्रक है। वोल्टेज, वोल्टेज किसका है? विभवांतर या विभव का मात्रक है, ठीक है। और वोल्टेज, यहां ये वोट बोल दो या वोल्टेज बोल दो, ये क्या है? ये बिजली की खपत को, जब भी आप कभी बिजली का बिल देखना तो आपको वॉट्स में मिलेगी। वॉट्स है या वोल्टेज है, किस में मिलेगी? वॉट्स या वोल्टेज के अंदर ही उसकी खपत को नापेंगे। तो ओनली एक ऑप्शन ही सही है, बाकी सारे गलत है। ये वोल्टेज को नापता है, ये प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस को, और ये एम्पियर किसको? धारा को नापती है। तो ऑप्शन एक, केवल एक ही सही है यहां पर। अगला सवाल है, फ्यूज की विशेषताएं क्या होनी चाहिए? भाई फ्यूज जो तार है उसकी विशेषता, पहली विशेषता तो ये होनी चाहिए कि उसका गलनांक बहुत कम होना चाहिए। दूसरी उसकी क्या विशेषता होना चाहिए? कि उसका प्रतिरोध है वो ज्यादा होना चाहिए। देखो ये होता है, यहां देख लो, V बराबर होता है IR, I बराबर होता है V/R। इसका मतलब हो गया कि I यानी धारा और R के अंदर जो संबंध हो गया वो हो गया व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा। अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा कम होगी, अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा कम होगी, और प्रतिरोध कम होगा तो धारा की मात्रा ज्यादा होगी। समझ गए? इसका मतलब यह हुआ कि अगर प्रतिरोध बढ़ जाए तो धारा कम हो जाएगी। तो हमें इस फ्यूज है, फ्यूज का काम क्या होता है? जब
मतलब एकदम से ही लाइट आ जाती है या फिर लाइट इस के वोल्टेज ऊपर नीचे होते हैं, तो हमें क्या करना होता है, लाइट कट करना होता है। फ्यूज तार का मतलब क्या होता है कि उसको टूटना होता है और लाइट की जो आपूर्ति है वो बंद करनी होती है। तो उसके लिए इसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। जैसे ही इसका प्रतिरोध उच्च होगा तो धारा की मात्रा क्या हो जाएगी, वहां कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जो तार है उसका तापमान बढ़ेगा, और तापमान बढ़ेगा तो वो उसका गलनांक अगर कम है तो वो गल जाएगा और टूट जाएगा। तो होना क्या चाहिए, पतला तार निम्न प्रतिरोधकता या निम्न गलनांक, नहीं, निम्न प्रतिरोधकता नहीं होनी चाहिए। उसकी जो प्रतिरोधकता है, क्या है, प्रतिरोधकता है वो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए हाई, उच्च होनी चाहिए। मोटा तार, तार मोटा नहीं होना चाहिए। निम्न प्रतिरोधकता नहीं, उच्च गलनांक नहीं होना चाहिए। पतला तार, उच्च प्रतिरोधकता और निम्न गलनांक। तार पतला होना चाहिए, प्रतिरोधकता जो है वो क्या होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए, और गलनांक होना चाहिए निम्न होना चाहिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बैटरी से प्राप्त होने वाली विद्युत धारा क्या होती है। बैटरी से अभी बताया था कि बैटरी क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। बैटरी के अंदर क्या होता है, विद्युत अपघट्य होता है। और बैटरी से जो धारा निकलती है वो होती है डीसी। कौन सी होती है, डीसी, दिष्ट धारा। और घरों में कौन सी धारा कहाँ में ली जाती है, एसी। हमारे यहाँ पर वोल्टेज कितने आते हैं घरों में, 220 वोल्टेज। अगर पूछ ले आवृत्ति कितनी आती है, आवर्ती, एसी वोल्टेज में आवृत्ति कितनी आती है, तो हमारे जो आवृत्ति आती है वो आती है 60 हर्ट्ज। कितनी आती है, 60 हर्ट्ज। ओके, 60 हर्ट्ज आती है। और बैटरी से प्राप्त होने वाली विद्युत धारा क्या होती है, डीसी। एसी नहीं होती है, एसी डीसी भी नहीं होगी, ओनली डीसी, दिष्ट धारा या डायरेक्ट करंट। अगला सवाल, घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त जो मोटर है वो क्या है। जो घर के अंदर हमारा जो फ्रिज है उसमें जो मोटर लगी होती है वो कौन सी होती है, सिंगल फेज मोटर होती है। कौन सी होती है, सिंगल फेज। डबल फेज नहीं होती, उसमें क्या होती है, देखो बहुत सारे फेज होते हैं, सिंगल फेज भी होते हैं, डबल फेज भी होते हैं, और बहु फेज भी होते हैं, यानी मल्टीपल फेज भी होते हैं। तो यहाँ जो है मोटर रेफ्रिजरेटर में कौन सी काम में आती है, एकल फेज प्रेरण मोटर ही काम में आती है। ऑप्शन ए ही राइट आंसर है। अगला सवाल देखो, सवाल जल्दी जल्दी कर रहे हैं हम, टाइम बहुत कम बचा है इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। आपका टाइम खराब नहीं होना चाहिए, मेन चीज यही है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत मोटर का उपयोग नहीं करता है। कौन सा उपकरण है जो मोटर का उपयोग नहीं करता, पंखा, पंखे में तो मोटर आती है भाई। मिक्सर, मिक्सर में भी विद्युत मोटर आती है, देखा होगा, घुमाने के लिए तो मोटर ही काम में आएगी। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए मोटर ही काम में आती है। गैल्वेनोमीटर, यार ये तो मीटर है भाई, ये तो धारा की दिशा और धारा के प्रवाह या फिर धारा की तीव्रता को नापने वाला यंत्र है। कंप्यूटर, कंप्यूटर में भी मोटर होती है, आपने देखा होगा। कंप्यूटर में एक पंखा चलता रहता है सीपीयू में, जो कि उसको गर्म होने से बचाता है, तो उसमें भी मोटर होती है। तो विद्युत मोटर इसमें भी लगती है, इसमें भी लगती है, इसमें भी लगती है, किस में नहीं लगती, गैल्वेनोमीटर में। तो नहीं करता है पूछा है, तो ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो गया। अगला सवाल, ओम के नियम के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। देखो ओम के नियम के अनुसार कथन दिए गए, पढ़ते हैं कथन क्या है। ओम के नियम के अनुसार किसी चालक का प्रतिरोध पर वोल्टता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है V प्रोपोर्शनल 1/R, जबकि ये चीज गलत है। V जो होता है वो प्रोपोर्शनल सिर्फ धारा के होता है। किसके होता है, जो वोल्टता है, जो विभवांतर है, वो किसके समानुपाती होता है, I के समानुपाती होता है। ये R के व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता है, बशर्ते तापमान नियत रहे। तापमान तो नियत रहना चाहिए ओम के नियम में, लेकिन ये जो कथन है वो गलत है। ओम का जो नियम है दर्शाता है कि एक चालक के माध्यम से प्रवाहित धारा एक नियत वोल्टता पर चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो ये V, ये कहना ये चाह रहा है कि I जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो R के। ये अभी मैंने ये संबंध बताया था, क्या बताया था, नियत वोल्ट, वोल्ट फिक्स कर दिया। वोल्टेज जब फिक्स करते हैं तो धारा जो है वो R के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, मतलब अगर प्रतिरोध बढ़ा दिया तो धारा का मान कम हो जाएगा, और अगर धारा का मान बढ़ा दिया तो प्रतिरोध का मान अगर कम कर दिया तो धारा का मान बढ़ जाएगा, और प्रतिरोध का मान अगर बढ़ा दिया तो जो धारा है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो
तो ऑप्शन जो 2 है वो सही है। क्या है कि प्रवाहित होने पर जो धारा है वो एक नियत वोल्टता पर जो चालक का जो प्रतिरोध है उसके व्युत्क्रमानुपाती, एक होता है समानुपाती, एक होता है व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है उल्टा, समानुपाती का मतलब है अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या दोनों कथन सत्य है क्या? नहीं। क्या पहला S1 स्टेटमेंट 1 सही है? नहीं, स्टेटमेंट 1 तो गलत है। तो स्टेटमेंट ओनली स्टेटमेंट 2 केवल S2 सही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रिक मोटर जो है में विद्युत धारा का जो प्रभाव है शामिल है। विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव इलेक्ट्रिक मोटर में काम करता है? तो इलेक्ट्रिक मोटर में काम करता है चुंबकीय प्रेरण का नियम। कौन सा करता है, कौन सा प्रभाव काम करता है? चुंबकीय प्रेरण का। तो ऑप्शन में है चुंबकीय प्रेरण, उत्क्रमणीय, रासायनिक, भौतिक। तो यहाँ ऑप्शन ए ही राइट है। ना तो उत्क्रमणीय होगा ना ही रासायनिक प्रभाव होता है। भाई धारा का कोई रासायनिक प्रभाव नहीं होता है ना, भौतिक प्रभाव भी नहीं होता है। कौन सा प्रभाव होता है? चुंबकीय प्रभाव होता है। और इस चुंबकीय प्रभाव से कुंडली घुमाई जाती है और मोटर घुमाई जाती है ना। मोटर किससे घुमाई जाती है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को इसमें काम में लिया जाता है। अगला सवाल है विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश यानी विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? विद्युत धारा, आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला सवाल, विद्युत फिटिंग में तारों को भू संपर्कित किया जाता है क्योंकि आपने घरों में देखा होगा कि एक हरे रंग के तार का आवरण होता है, उसको ले जाकर कहाँ लास्ट में अर्थिंग बोलते हैं ना, अर्थिंग करते हैं, उसको जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि मान लो कोई उपकरण है, जैसे कि मान लो प्रेस है, प्रेस के अंदर आपने देखा होगा कि 3 पिन वाला काम में लिया जाता है मैक्सिमम। क्यों? ये जो एक होता है ना, ये अर्थिंग वाला वायर होता है। इसमें इसमें क्या होता है, मान लो ये जो तार है इनके अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया कहीं, तो शॉर्ट सर्किट हो गया मान लो, तो मनुष्य अगर उसको काम में ले रहा है तो वो छुएगा, और वो छुएगा तो करंट उसमें आएगा। अगर हमने उसको अर्थिंग कर रखा है, क्या कर रखा है? भू संपर्कित कर रखा है, तो हमारे करंट नहीं आएगा, और जो करंट है वो डायरेक्ट कहां चला जाएगा? जमीन में चला जाएगा। इसी को क्या कहते हैं? भू संपर्कन की क्रिया कहते हैं। तो भू संपर्कित इसलिए किया जाता है कि शॉर्ट सर्किट के मामले में जो विद्युत प्रवाह है या विद्युत धारा है वो कहां चली जाए? वो चली जाए जमीन में। यह बिजली के शरण से बचाता है, यह विद्युत परिपथ को पूरा करता है, यह उतार चढ़ाव को कम करता है। नहीं, उतार चढ़ाव को यह कम नहीं करता है, ना ही ये विद्युत परिपथ को पूरा करने में काम में लिया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ काम में लिया जाता है शॉर्ट सर्किट के समय किसी मनुष्य को, किसी व्यक्ति को करंट ना लगे। तो ये जैसे बाहरी जो चीजें होती है, जैसे प्रेस हो गई है ना, फ्रिज हो गया, इसके उसमें ये जो तार है ये काम में लिया जाता है शॉर्ट सर्किट में। पहला ही ऑप्शन सही हो गया। अगला सवाल है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5, देखो थोड़े से न्यूमेरिकल भी वहां पूछे जा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। पिछला एग्जाम अगर हम देखते हैं तो उसमें बहुत ही सिंपल सिंपल कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं, बहुत सिंपल, कि वोल्ट को क्या कहते हैं, कि विभवांतर कहते हैं, इस तरीके के सवाल पूछे गए हैं विद्युत वाले टॉपिक से। विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, कितने? धारा कितनी है? 0.5 एम्पियर। आई कितनी है? 0.5 एम्पियर। और समय कितना है? समय, सॉरी समय को टाइम से लिखते हैं, टी क्या है? 10 मिनट। कितनी है? 10 मिनट। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो आवेश कितना है, हमें क्या पूछा है? आवेश पूछा है। धारा बराबर क्या होता है? आई बराबर होता है Q अपॉन टी। यहाँ Q क्या है? आवेश। T क्या है? समय। पूछा क्या है? Q, तो Q को तो इधर ही रख लेंगे, T को इधर भेज देंगे, तो Q बराबर क्या आ जाएगा? I इंटू टी। Q रख लिया, Q तो अपन को ज्ञात करना है, और I इंटू टी। I तो क्या है? धारा, और T क्या है? समय। अब जो है हम रख लेते हैं, इसमें मान रख लेते हैं। ये लो भाई, ये Q बराबर, धारा कितनी दे रखी है? 0.5। कितनी दे रखी है भाई? एम्पियर में 0.5। समय कितने दे रखा है? 10 मिनट। लेकिन यहां जो है हमेशा समय को किस में लिया जाता है? फिजिक्स में समय को लिया जाता है सेकंड में। तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा कर देते हैं। 60 से गुणा कर दो भाई, और 1 सेकेंड,
किस Q इंटू टी करना था ना हमें, Q बराबर आई इंटू टी, तो 0.5 इंटू समय हो गया 10 मिनट, इसको गुणा कर दिया 60 से। यहाँ पॉइंट हटाया, तो पॉइंट हटाते हैं तो हमेशा नीचे क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं, तो 10 हो गया। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 को 10 से गुणा किया तो कितने आए, 60, और 60 को ये 5 बचा, इससे गुणा किया तो कितने आए, 6 पंजो 30, बराबर आए 300। कितने आए, Q बराबर 300 गुलाम। 300 गुलाम ऑप्शन में है क्या भाई, ऑप्शन 325 गुलाम, 350, 315, तो 300 गुलाम, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बहुत सरल सरल, बहुत नॉर्मल न्यूमेरिकल आएंगे, बस आपको संबंध का पता होना चाहिए। जैसे I बराबर Q अपॉन टी है, V बराबर W अपॉन Q है, W क्या है यहाँ प्रकारी है, Q क्या है आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, ये सब अगर चीजें बेसिक चीजें है ना, तो ये न्यूमेरिकल भी बहुत ही आसान है। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया होगा आपको। अगला और ये फाइनल सवाल है, यदि किसी चालक तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए, क्या है, चालक तार की लंबाई को तो क्या करना है, लंबाई को क्या करना है, 2 गुना करना है, और तो प्रतिरोध व प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए देखो मैं बता देता हूं आपको, जो ये प्रतिरोध होता है ये क्या होता है, लंबाई के समानुपाती होता है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यहाँ क्षेत्रफल को तो हमें कुछ छेड़ने के लिए नहीं बोला गया, तो आर को जब इससे हटाते हैं तो आर प्रोपोर्शनल, इसको दोनों को मिक्स करते हैं तो आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए भी लिख सकते हैं। यहां आर बराबर करते हैं तो एक नियतांक लगाते हैं, ये आर बराबर एल अपॉन ए, ये जो है इसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध भी बोल देते हैं, या फिर इसको बोल देते हैं प्रतिरोधकता। इसका मतलब ये हो गया कि लंबाई के समानुपाती होता है, मतलब अगर तार की लंबाई दुगुनी करी है तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, ये ध्यान रखना। लेकिन प्रतिरोधकता, एक शब्द आया है प्रतिरोधकता, जो ये प्रतिरोधकता है ये तार की लंबाई और तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करती है। तो यहां क्या होगा, लंबाई, अगर तार की लंबाई दुगुनी कर दी तो प्रतिरोध तो दुगुना हो जाएगा, लेकिन जो प्रतिरोधकता है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ऑप्शन पढ़ते हैं, प्रतिरोध दुगुना हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, प्रतिरोधकता आदि नहीं, प्रतिरोधकता पर इसका प्रभाव पड़ता ही नहीं है। प्रतिरोधकता पर प्रभाव किसका पड़ता है, तार की प्रकृति पर पड़ता है और तार के ताप पर पड़ता है। किस पर, प्रतिरोधकता पर प्रभाव अगर किसी का पड़ता है तो एक तो पड़ता है ताप का और एक पड़ता है उस तार की प्रकृति का, लंबाई का और जो है क्षेत्रफल का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। प्रतिरोध अपरिवर्तित नहीं भाई, प्रतिरोध में चेंज होगा, प्रतिरोध में क्या होगा, चेंज होगा, तो ये तो गलत हो गया। प्रतिरोध दोगुना, प्रतिरोधकता अपरिवर्तित, यही ऑप्शन सही है। देखो इसी तरीके से सिंपल सिंपल सवाल पूछे जाएंगे आपको। यहाँ मैंने 30 सवाल लिए, इंपॉर्टेंट सवाल लेने की कोशिश की है। आगे जो है अब हम क्लासेस लेकर आएंगे, आप याद रखना इस वीडियो पर आपको 50 के समथिंग कमेंट करना है, हम क्लासेस लेकर आएंगे और बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस लेकर आएंगे। ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं खत्म होती है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।